एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज में संजीव सर ने बार बार ये बताया था, देश दुनिया में तेजी से और अस्थिर घटनाएं होने वाली हैं। संसद भवन में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। ये तस्वीरें हैं सिर्फ नेपाल की। 10,000 से ज्यादा नौजवान, संसद की तरफ बढ़ती भीड़, सायरनों की चीखें, आंसू गैस के गोले, गोलियों की आवाजें और फिर संसद भवन में आग। काठमांडू की सड़कों पर सिर्फ टायर नहीं जले बल्कि लोगों का यकीन भी जला है। देर रात सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया, लेकिन गुस्सा सुबह तक बना रहा। कर्फ्यू के बावजूद भीड़ फिर निकली, संसद में आग लगी। ये तस्वीरें हैं सिर्फ नेपाल की। 10,000 से ज्यादा नौजवान, संसद की तरफ बढ़ती भीड़, सायरनों की चीखें, आंसू गैस के गोले, गोलियों की आवाजें और फिर संसद भवन में आग। सवाल एक है, क्या ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत? एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज में संजीव सर ने बार बार ये बताया था, देश दुनिया में तेजी से और अस्थिर घटनाएं होने वाली हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में हमें अपने अंदर की चेतना को मजबूत करना चाहिए ताकि हम न सिर्फ खुद को बल्कि समाज को भी हील कर सकें। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो संजीव मलिक लाइफ को चैनल पर जाकर जरूर देख लें। और हाँ, अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। कल और परसों की सबसे बड़ी खबरें। कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हैं। काठमांडू में कर्फ्यू लगा है। संसद भवन में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कई बड़े नेताओं के घरों पर भी हमला हुआ। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि राष्ट्रपति के घर तक को निशाना बनाया गया। पर आज सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा बैन वापस ले लिया है और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। पिछले हफ्ते नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी थी। उन्होंने इसके पीछे फर्जी अकाउंट्स, नफरत फैलाने वाले पोस्ट, धोखाधड़ी और रजिस्ट्रेशन का पालन न होना जैसी वजहें बताई। लेकिन सड़कों पर उतरे युवा कहते हैं कि समस्या सिर्फ बैन नहीं है बल्कि सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार है। यही वजह है कि उनके नारे भी दो तरह के थे, अनबैन सोशल मीडिया और यूथ्स अगेंस्ट करप्शन। यानी उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी भी चाहिए थी और सरकार से जवाबदेही भी। विरोध राजधानी से लेकर कई शहरों तक फैला। भीड़ ने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने पहले पानी की बौछारें की, फिर लाठीचार्ज, रबर बुलेट्स और आखिर में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। यहीं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन खूनी बन गया। देर रात सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया, लेकिन गुस्सा सुबह तक बना रहा। कर्फ्यू के बावजूद भीड़ फिर निकली, संसद में आग लगी और हालात बेकाबू हो गए। कुछ समय के लिए एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, सेना सड़कों पर उतरी और नेपाल का राजनीतिक संकट और गहरा गया। क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई तैयारी थी? ओपन सोर्स जांच बताती है कि ये सिर्फ आपे से बाहर आई भीड़ नहीं थी। युवाओं के कई ग्रुप महीनों से युवा बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैंपेन चला रहे थे। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और मैसेजेस में अपीलें थी, स्कूल बैग लेकर आओ, यूनिफॉर्म में आओ, ताकि ये एक स्टूडेंट मोबिलाइजेशन जैसा दिखे। और मार्च में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजेस की ड्रेस में युवा दिखे। यानी इस आंदोलन में एक डिसिप्लिन और सिंबल दोनों थे। इस दौरान एक प्रमुख युवा एनजीओ ने यूथ्स अगेंस्ट करप्शन नाम का एक कॉमन बैनर बनाया। लोकल रिपोर्टिंग से पता चलता है कि इन नेटवर्क्स ने परमिशन लेने से लेकर लोगों को इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई। उनके पुराने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके अच्छे कामों का रिकॉर्ड्स भी मिलता है, जिसका मतलब है कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से थी। इस बार उनका एजेंडा भ्रष्टाचार के खिलाफ था। सवाल ये भी है कि जब सोशल मीडिया बैन था तब इन लोगों ने आपस में कोऑर्डिनेट कैसे किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान नेपाल में वीपीएन ट्रैफिक हजारों % बढ़ गया। इसका सीधा मतलब है कि जब सरकार ने डिजिटल स्पेस बंद किया तो युवाओं ने डिजिटल जुगाड़ निकाल लिया। कई जानकार इस घटना को 2024-25 में बांग्लादेश में हुए आंदोलन से जोड़कर देख रहे हैं। वहां भी युवाओं के नेतृत्व में विरोध शुरू हुआ, इंटरनेट पर पाबंदियां लगी और फिर बड़ा सियासी बदलाव आया। दो समानताएं हैं,
बड़ी युवा आबादी का दबाव और नेपो कल्चर या भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ता गुस्सा। लेकिन फर्क भी है। नेपाल का राजनीतिक सिस्टम, यहाँ का भूगोल और राजनीतिक पार्टियां अलग हैं। यहाँ कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो राजशाही वापस लाने की बातें करते हैं, जो इस आंदोलन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में ये कहना कि नेपाल भी बांग्लादेश बन जाएगा खतरनाक है। पर एक चेतावनी साफ है, आज के समय में युवाओं को नजरअंदाज करना किसी भी लोकतंत्र के लिए महंगा पड़ सकता है। क्या भारत के लिए भी ये एक सबक है? हमें घबराने से ज्यादा समझने की जरूरत है। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स। भारत और नेपाल दोनों में बड़ी संख्या में युवा आबादी है। बेरोजगारी और मौकों की कमी एक बड़ी समस्या है। अगर युवा महसूस करने लगे कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो सोशल मीडिया बैन जैसा कोई भी ट्रिगर आग लगा सकता है। दूसरा, हमारा सूचना तंत्र। भारत में कई आईटी पॉलिसी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इंटरनेट या सोशल मीडिया बंद करने के फैसले हमेशा जोखिम भरे होते हैं। ये लोगों का सरकार पर भरोसा तोड़ते हैं और सड़कों पर उतरने का बहाना देते हैं। और तीसरा, हमारी सुरक्षा। नेपाल की स्थिति को देखते हुए भारत ने अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए सिर्फ पड़ोसी की खबर नहीं, बल्कि सुरक्षा और मानवीय चिंता का विषय भी है। तो क्या भारत में ऐसा हो सकता है? भारत का संस्थागत ढांचा, हमारा फेडरल सिस्टम और इसका बड़ा आकार हमें कुछ हद तक सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर युवाओं की नाराजगी, पारदर्शिता और रोजगार के सवाल लंबे समय तक अनसुने रहे, तो किसी भी लोकतंत्र में हालात मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए डरने के बजाय संवाद, पारदर्शिता और समय पर जवाबदेही जरूरी है। काठमांडू की सड़कों पर सिर्फ टायर नहीं जले, बल्कि लोगों का यकीन भी जला है। अस्पतालों में भीड़ है, किसी का भाई वापस नहीं आया, किसी की क्लास खाली है, पुलिस भी घायल है और राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा है। संसद भवन के जलते हुए हिस्से सिर्फ एक इमारत की तस्वीर नहीं है, ये उस भरोसे के टूटने का दृश्य है जो सालों में बनता है और एक ही रात में जल जाता है। तो अब आगे क्या? सोशल मीडिया बैन हट गया है, लेकिन सड़क पर गुस्सा अभी भी बाकी है। अगर राजनीतिक दल एक साफ रोड मैप नहीं देंगे, तो युवा सिर्फ बैन हटाना काफी नहीं, हमें सिस्टम बदलना है, पर अड़े रहेंगे। बिना एक स्वतंत्र जांच, जवाबदेही तय करने और समय सीमा के साथ सुधार किए, ये आग ठंडी नहीं होगी। ये घटना पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक आईना है। युवा और सरकार के बीच एक नया समझौता बनाइए, वरना इतिहास बहुत सख्त होता है। हमारी एंजेलिक प्रेडिक्शन सीरीज में संजीव सर ने बार बार चेतावनी दी थी, देश और दुनिया में तेजी से और अस्थिर घटनाएं होने वाली हैं। अपने अंदर की चेतना को मजबूत कीजिए, ताकि मुश्किल समय में समाज भी बेहतर हो सके। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है, तो संजीव मलिक लाइव को चैनल पर जाकर जरूर से देखें, खासकर उनकी नई वीडियो जिसमें उन्होंने मौजूदा वैश्विक उथल पुथल पर गहरी बात की है। नेपाल की आग हमें सिर्फ डरा नहीं रही है, बल्कि समझने के लिए मजबूर कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये गुस्सा सिर्फ बैन से था या भ्रष्टाचार की जड़ों से निकला? क्या बांग्लादेश जैसे हालात वाली तुलना सही है या बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है? और भारत में हम कहां खड़े हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। बहस को सभ्य रखें, ताकि हमारा संवाद बना रहे। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।